सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है इस प्यार भरी YouTube चैनल पर। तो साड़ी के फॉल सा कभी कैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल है भाई। देखो गाना मुझे पूरी तरह से नहीं आता, पर मुझे इतना पता है फॉल का मतलब गिरना है। तो मैं आपको पहले यहाँ थॉट की जगह थॉट्स कर रहा था। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को इसी तरीके से मिसरीड कर लेते हैं कि एक्चुअल में ठीक क्या होना चाहिए, उसकी बजाय आप गलत की वजह से किसी और सही चीज को गलत कर बैठते हैं। बच्चों बहुत प्यारा सवाल फंसा दिया यहाँ तो। बिसाइड हमेशा प्लेस की जानकारी देता है, ये पिछले एमटीएस वाली क्लास में भी आपको बताया है। बिसाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब निकल कर आता है इन एडिशन टू, ठीक है ना, यानी कि जो कहा है उसमें कोई और इन्फॉर्मेशन आप जोड़ रहे हैं। सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है इस प्यार भरी YouTube चैनल पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी के साथ शुरू कर रहा हूं एमटीएस 2024 की एक बेहतरीन महागाथा। ये एक ऐसी महागाथा है जिसमें हम हर दिन आपके लिए एक बहुत बेहतरीन लेक्चर तैयार करके आपको देते हैं, और आप सभी से उम्मीद की जाती है आप अपना समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। 1.5 की स्पीड से पूरे लेक्चर को खटाखट देखेंगे, ना कुछ लिखने की जरूरत, ना कहीं और फालतू एफर्ट लगाने की जरूरत। ये पीडीएफ भी आप लोगों को साथ साथ मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों को मिल जाती है। दोस्तों आज की कहानी हम शुरू कर रहे हैं डिटेक्टिंग एरर्स की, जो आपके एग्जामिनेशन की बहुत ज्यादा बेहतरीन लेवल पर तैयारी कराना चाहता है। आज की है क्लास नंबर 3। याद रखिएगा क्वेश्चंस वही जो एग्जाम्स में आएंगे। सारा का सारा ये क्वेश्चन बैंक हमारा पीवाईक्यू बेसिस पर है, ठीक है दोस्तों, करेक्ट है। और जिन बच्चों को पहली बार तैयारी करनी है वो चले जाएं चुपचाप से करियरविल ऐप पर और अपना पहले एक सिलेक्शन बैच पूरी तरीके से पढ़ लें, ठीक है। इधर उधर नहीं भटकना है। 21 तारीख को मेरा अपना सिलेक्शन बैच शुरू होता है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है। आपको सवाल को पढ़ना है। 4 हिस्सों में सेंटेंस बटा हुआ है, जहां एरर नजर आए वहां टिक टॉक इन 4 चॉइसेस में से कर दीजिएगा। थ्रू आउट माई करियर, थ्रू आउट यहाँ ड्यूरेशन बताने का काम कर रहा है, यानी कि जो हमारा करियर का पूरा समय है। एज अ जर्नलिस्ट आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज, बहुत महत्वपूर्ण कहानियां मैंने कवर की हैं। इंटरव्यू भी बहुत सारे की हैं। न्यूमेरस इंडिविजुअल, न्यूमेरस का मतलब बहुत बड़ी संख्या में। आगे लिखा विच अलाउ मी, फंस गया यहीं पर सवाल। मेरे प्यारे दोस्तों पिछली क्लास, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा। वहां पर भी ग्रामर के बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो सीरीज है ये सीक्वेंस में आप लोगों की मदद करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक आपने वीडियो देख ली चलो छोड़ो यार हो गया काम, नहीं। सारी वीडियोस आप सीक्वेंस में देखना, एमटीएस की ताकत पक्की, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, तो हमें सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की कहानी पढ़ाई गई थी भैया। हम लोग यहाँ पर अगर पहले हिस्से को पास्ट में मेंशन करते हैं तो दूसरे हिस्से को पास्ट में हम रिटेन करते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी जगह पर ये नियम चैलेंज हो सकता है, लेकिन बच्चों क्योंकि एक रिवीजन के लिए क्लास दी जा रही है तो रिवीजन में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम आए, ठीक है ना। लंबे चौड़े गाने गाने से तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बाबू यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, कवर्ड अपने आप में सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हुआ, इंटरव्यूड अपने आप में सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हुआ। आगे हम चलते हैं तो विच के बाद ये अलाउ, आप कहेंगे सर इसको भी सेकंड फॉर्म में बदल दो, कहानी खत्म कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं। डी वाले ऑप्शन में विच के साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, पास्ट का ही टेंस मेंटेन कर दिया, विच अलाउड। इजी इजी गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, चलिए बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। तो हम लोग कहने की कोशिश क्या करेंगे, बहुत बढ़िया। यहां हमारे सामने लिखा है अल फिक्शन, भैया एआई फिक्शन हो सकता है ये, इज अ कॉन्स्टेंटली इवोल्विंग जेनर दैट गिव्स अस एन पीक। कहानी खत्म हो गई। देखिए बच्चों, किसी भी लिखे हुए शब्द का अगर शुरुआती अक्षर हमें वाउल की साउंड दे रहा है तो इसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, और किसी भी लिखे हुए शब्द का अगर शुरुआती अक्षर अगर हमें कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की ध्वनि अगर दे रहा है तो इसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों सवाल यही खत्म हो गया। पीक का मतलब आप जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। इस पर साउंड आ रही है प की, प की वजह से एन का प्रयोग क्यों कर देंगे भाई, आप हटाओ। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ए का प्रयोग होना चाहिए, तो इसका मतलब पीक के साथ, अरे रे रे, लगता है टाइपिस्ट भाई यहाँ पर, लगता है टाइपिस्ट भाई यहाँ पर अपनी बीवी से लड़ गया है ना। देखो वहां तो क्वेश्चन के अनुसार नहीं चल रहे थे हम, यहाँ आकर हमें पता चला उसने ऑप्शन पहले ही ठीक कर दिया। कोई बात नहीं, टाइपिस्ट की बीवी के लिए बजाओ ताली, मिलेगी उसे एक सुंदर घरवाली।
एक और जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट को लेकर आप लोगों से सवाल पूछा जाता है। डिस्पाइट अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार कुछ और नहीं प्रेपोजिशन होता है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ये हमेशा अर्थ बताता है इन स्पाइट ऑफ। जब इसका अर्थ इन स्पाइट ऑफ है तो याद रखिएगा डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का प्रयोग नहीं ना करेंगे भाई। आगे पढ़ते हैं। के बावजूद, सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे सेटबैक, झटके लगे, मुसीबतें आई, वी फेस्ड, फेस्ड अपने आप में सेकंड फॉर्म हो गई भाई। आर टीम रैलीड टुगेदर, टीम ने एक साथ मिलकर काम किया, ये भी सेकंड फॉर्म है। अचीव्ड, ये भी अपने आप में दोस्तों सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आर गोल्स विच टीच अस, वही सवाल, वही मुसीबत, वही दिक्कत। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं गड़बड़ वही है सीक्वेंस ऑफ टेंस, ठीक है। तो विच के बाद देखो जरा कहाँ ठीक हम करेंगे, देखो 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 यहाँ पर ठीक करेंगे। इसकी जगह हमें सिर्फ टॉट लिखा हुआ चाहिए, हेंस द आंसर इज सी फॉर चाइना। अगले सवाल पर लेके चलेंगे मेरे नटखट बच्चों आप लोगों को। आइए। After I complete my training program, I will have been joining a team of astronauts and preparing to embark on a mission to Mars. Astronaut, नॉट स्पीड को कहा जाता है एस्ट्रो। एस्ट्रो जिन शब्दों के साथ जुड़ गया तो वो बताने की कोशिश करते हैं किसके बारे में, स्टार के बारे में, ठीक है ना। और ऐसी ही वोकैबुलरी को सीखने के लिए आप लोगों के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पर, द वोकैब सिलेक्शन बैच। पूरा देखिएगा, वोकैबुलरी के तार तार खोल दोगे भाई, ठीक है ना। और जो अभी सीजीएल के एग्जाम्स आ रहे हैं सारी वोकैबुलरी उसी से आ रही है, क्योंकि हमने उसमें पीवाईक्यू को समझने का बहुत अच्छा तरीका आपको दिया है, ठीक है जी। वोकैबुलरी लाइन लगा लगा के तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन भाई अगर कोई भी शब्द बना कैसे ये अगर हमें समझ आ जाए तो बात ही कुछ और है। मेरे बच्चों हमारे सामने आ गया है ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड प्रिपेयरिंग टू एम्बार्क ऑन अ मिशन टू मार्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे सामने यहाँ पर क्या हमें कहना होगा, तो आप यहां पर कहने की कोशिश करेंगे आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं इस विल को ध्यान से देखूं तो ये एक मॉडल एक्सिलरी है जो फ्यूचर की बात करता है। हैव के साथ कही तो बात हो गई हमारे सामने परफेक्ट। बीन का मतलब, बीन के साथ ज्वाइनिंग लिखा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब दोस्तों एक बात मुझे बताओ, अगर हम कहीं पर भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं तो आप कहोगे सर इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा हूं तो मुझे इसके लिए फॉर या फ्रॉम के साथ टाइम एलिमेंट भी बताना होगा, ठीक है ना जी। और ज्वाइन तो किसी स्पेसिफिक टाइम पर आप कर रहे होंगे, है ना। तो इसी वजह से यहां पर ये बात तो गड़बड़ हो गई। अब इस गड़बड़ को कैसे हम ठीक करेंगे, आप कहेंगे सर फ्यूचर तो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे यहाँ आईएनजी का एंड से पेयर बनाया तो इसका मतलब मेरे गुरुदेव यहाँ पर ज्वाइनिंग हमें चाहिएगा, लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ हम इस टेंस को ठीक करेंगे। अच्छा सवाल था ना, है ना बेटा, मजेदार सवाल था। अच्छा मत कहो, मजेदार सवाल था। इसी तरह की बातों को गहराई से हमें समझते हुए चलना है। अगर हम गहराई से समझ कर नहीं चलेंगे चीजों को तो फिर उलझ जाएंगे, फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसके साथ ऐसा टाइम बताने की बात नहीं कही, इसीलिए हमने इस टेंस को यहां से हटा दिया, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। सवाल हमारे सामने लिखा है फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड, यानी कि जो कम से कम समय की बात अगर हम कहें, बिटवीन द लेट 1980s एंड द लेट 2000s अ वर्ल्ड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंस। सारा की सारी जो दुनिया है वो कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज शब्द से ये बना है। और कन्वर्ज शब्द का मतलब क्या होता है भाई, कन्वर्ज शब्द का मतलब होता है जब इकट्ठा किसी चीज का मिलन हो जाता है। तो यहाँ कन्वर्जेंस का मतलब हो गया मिक्सचर। चलो अब हम अपने आंसर पर काम करते हैं, क्या कहता है हमारे सामने, ठीक है जी। फॉर एन ऑल, सर यहाँ ऑ की साउंड आ रही है, इसी की वजह से एन सही है। फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड, और पीरियड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस वजह से ये आर्टिकल जस्टिफाइड है। बिटवीन अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि साहब यहां से लेकर यहां तक और द लेट 2000s के बीच की बात कही गई है। बिटवीन के साथ एंड बिल्कुल सही पेयर बना रहा है। अ वर्ल्ड वॉज, सर अ वर्ल्ड कोई ऐसी दुनिया अलग से तो नहीं आई है। आप कहोगे जिस दुनिया में हम हैं उसी दुनिया को स्पेसिफिकली बताया गया है, तो हटाओ भाई, आर्टिकल से क्वेश्चन फंस गया। और इसी की वजह से हम लोगों ने यहाँ द लगाकर बजाओ ताली, मिलेगी सुंदर नौकरी,
ठीक है। हर बार घरवाली नहीं चलेगी बेटा। अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएंगे। चलो छुटपुट, क्या कहता है हमारे सामने? एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब क्या होता है? ये अपने आप में एक फिलोसफी है। इसका मतलब होता है वजूद की वजूद के बारे में सोचना, या वजूद को लेकर दर्शन क्या है, आपका देखने का तरीका क्या है। मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, हम अगर चाहें तो पूरी पृथ्वी के पूरे जल को, मतलब धरती पर जितना पानी है पूरे के पूरे पानी को सड़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इस पूरे पानी को अगर हमने सड़ा दिया तो क्या होगा? हमें पता है कि मानव जीवन का वजूद ही खत्म हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म इसे हम कहते हैं, जो एग्जिस्ट करने पर सवाल बनाता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म हैज अ रेपुटेशन फॉर बीइंग, एंड ये क्या लिखा है? angst ridden and gloomy, mostly because of its emphasis on pondering the meaningless existence। ये ज्यादा से ज्यादा, pondering का मतलब चिंतन करता है, सोचता है, किसके बारे में? मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में ज्यादा सोचता है भाई? मीनिंगलेस। ठीक है ना। अब यहाँ मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस, ये तो थियरी के अनुसार ही गलत हो गया। अगर एग्जिस्टेंशलिज्म के अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं तो अस्तित्व के ऊपर ये सवाल उठता है, तो मीनिंगलेस कैसे हो गया? आप तो कहोगे सर मीनिंगलेस तो अपने आप में वैसे भी एक एडजेक्टिव है ना। तो बाबू हमें क्या कहना होगा? ये किस चीज पर चिंतन करता है? देखो ना यार, ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल की एक खास पहचान बता दूं आप लोगों को। अगर कहीं किसी मोड़ पर, अगर कहीं किसी मोड़ पर आपको कोई मिठाई की दुकान देखने को मिले तो समझ लेना वो अग्रवाल स्वीट्स ही मिलेगी। पूरे भारत की यही पहचान है। अगर एक दुकान छोड़कर, कॉर्नर से एक दुकान छोड़कर कोई मिठाई वाले की दुकान मिले तो सोच लो बीकानेर स्वीट्स वाला ही बैठा है। सच बता रहा हूं भाई साहब, यही हकीकत है। अगर आपको आर्टिकल लिखा देखने को मिल जाए तो अपना अग्रवाल स्वीट्स, इसके साथ नाउन साहब बैठे ही होंगे। तो दोस्तों मीनिंगलेस को हटाकर चुपचाप इसे नाउन बना दीजिएगा। और नाउन बनाने के लिए भाई साहब कौन से ऑप्शन पर जाओगे? इस ऑप्शन पर जाओगे। दैट्स इट, करेक्ट हो गया भाई। चलो भाई, मजाक मजाक में अग्रवाल साहब की दुकान पर भी हम पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर किसी बच्चे का सरनेम अग्रवाल है तो वो प्लीज इस बात का बुरा ना माने, चलता रहता है अपने बाबा गोपाल दास की दुकान पे ये सब चलता है भाई। द मदर एक्सक्लेम्ड व्हेन शी सॉ हर सन स्टम्बल ऑन द रेस ट्रैक, लुक ही फेल्स। मेरे दोस्तों फॉल का मतलब होता है क्या चीज? गिरना। ठीक है, फॉल की सेकंड फॉर्म हो गई फेल, और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? फॉलन। फिर इसी का एक कुंभ के मेले का बिछड़ा हुआ भाई है फेल। इसका मतलब होता है किसी चीज को काटना, या फिर काट कर किसी चीज को गिरा देना। फेल की सेकंड फॉर्म होती है भाई फेल, और फेल की थर्ड फॉर्म होती है फेल। ठीक है ना जी, करेक्ट हो गया भाई। तो साड़ी के फॉल सा, कभी कैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, है भाई। देखो गाना मुझे पूरी तरह से नहीं आता, पर मुझे इतना पता है कि एक दिन आकाश ये गाना गा रहा था अपनी बेगम साहिबा के लिए, तब मुझे समझ में आया कि फॉल का मतलब गिरना है। तो साहब आप यहाँ ही के साथ फेल्स क्यों लगा रहे हो? इसका मतलब तो काट के थोड़ी गिरा रहे हैं भाई साहब। अगर लड़खड़ा कर रेस ट्रैक पर गिर गया है तो गिरने की बात कहो ना भाई। तो क्या कहेंगे? डी वाला ऑप्शन कौन सी जगह है? ऑब्जर्व कीजिएगा, डी वाला ऑप्शन कहाँ है? बी में है। तो भाई साहब ये तो वो वाली बात हो गई कि जो डी वाला ऑप्शन है वही बी है ना। कंफ्यूजन देखो कितनी खूबसूरत तरीके से आपको दी है। एग्जामिनर चाहता तो एबीसीडी करके भी आपसे आंसर मांग सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा? ए के साथ बी जोड़ दिया, बी के साथ डी जोड़ दिया, सी के साथ सी जोड़ दिया। ठीक है बेटा, हमसे चतुर मत बने भैया पेपर वाले, हमारा बच्चा बड़ा तेज है, समझता है सारी बात को। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, एज दे ड्रीवन थ्रू। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात को ध्यान से समझना, अगर मैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करूं ना तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कई तरह से काम आ सकती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम प्रयोग कर सकते हैं अगर हम लोगों को सेंटेंस का पैसिव बनाना है। ठीक है ना जी। पैसिव केवल तभी बनेगा जब इसके साथ हम कोई ना कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये। सर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, उसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बोलो हाँ।
अब इन दोनों के बारे में बहुत गहरी है बातें, लेकिन अभी मैं सीधा आपको क्वेश्चन हल करना सिखा रहा हूं। बाबू, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का एक और तरीके से हम यूज कर सकते हैं, या तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को किसी नाउन से पहले यूज करके इसको हम एडजेक्टिव बना लेते हैं, या फिर एक और तरीका होता है कि हमारे सामने अगर कोई भी लिंकिंग वर्ब हमें देखने को मिलती है तो लिंकिंग वर्ब के बाद भी थर्ड फॉर्म ऑफ हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के चार छोटे छोटे नन्हे मन्ने प्यारे प्यारे आपके सामने बिंदु मैंने लिख दी हैं, इन चारों को ध्यान से देख लीजिएगा। करेक्ट है भाई। अब इन चारों के बेसिस पर हम थोड़ी सी कहानी को समझने का काम करते हैं। एज दे ड्रिवन, देखो बाबू, ये दे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के साथ सीधी थर्ड फॉर्म, तो ये तो टेंस का काम करेगा ही नहीं, ये तो टेंस का काम करेगा ही नहीं। जब ये टेंस का काम करेगा नहीं तो इसका मतलब हमें यहाँ पर टेंस बदलना होगा, क्योंकि कहानी आगे पास्ट में जा रही है। एज दे ड्रिवन थ्रू द डार्क, जब वो अंधेरे में ड्राइव कर रहे थे, ट्विस्टिंग लेन डाउन, ठीक है ना, ट्विस्टिंग का मतलब घूमते फिरती टेढ़ी मेढ़ी जो गलियां थी वो डाउन, विच दे हैड वॉक्ड अर्लियर ल्यूशियस हर्ड। अब यहां पर इसके पैरेलल ये एक्शन हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये वाला एक्शन भी हमें किस में चाहिए दोस्तों, ये वाला एक्शन भी हमें पास्ट इंडेफिनिट में ही चाहिए, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें ना, ये जो ट्रिक्स हैं, इनके पीछे बहुत सारी कहानियां छिपी हुई हैं, जिसको हम अपने सिलेक्शन बैच में पढ़ते हैं बिल्कुल प्यार से। अगले सवाल को जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने कहता है क्या, द स्नैप 10 द स्टेप 10 ए वॉज लॉन्च्ड ऑन 3 अप्रैल 1965। ओके, पता नहीं है क्या है, मुझे नहीं पता। ऑन अ एटलस एजीना डी रॉकेट फ्रॉम वंडन, क्या लिखा है, वंडनबर्ग एयरफोर्स बेस। ओके, तो इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि जब ये अपने आप में एक लॉन्च पैड है, ठीक है ना, ये एक रॉकेट है, तो भाई हम लोगों को ये अच्छे से सिखाया गया है ना, ठीक है, ये चीज हम लोगों को अच्छे से सिखाई गई है बात मेरे बच्चों, कि यहाँ पर लिखा हुआ सवाल गड़बड़ कर रहा है भाई। क्या गड़बड़ कर रहा है, एक रॉकेट का नाम लिखा है, कोई भी एक सामान्य रॉकेट का नाम लिखा हुआ है, एटलस की अगर प्रोनाउंसिएशन पर हम ध्यान दें तो वाउल साउंड आई, इसीलिए यहाँ पर एन आना चाहिए। लगता है टाइपिस्ट भाई तगड़े लेवल पे नाराज है, ठीक है ना भाई, यही एक छोटी सी गड़बड़ है जो हमें ठीक करनी चाहिए थी। या हो सकता है बच्चों टाइपिस्ट को बिना ही बात ऐसा कुछ कह रहे हैं, हो सकता है पेपर ने ही इस तरह से हमारे सामने कंफ्यूजन दे दी हो कि वहां कुछ और यहाँ कुछ और। कोई बात नहीं, बात करते हैं एसएससी से। रुको, मैं फोन मिलाता हूँ एसएससी से, एक मिनट रुको, बहुत देर हो गई बातचीत। हाँ जी चेयरमैन साहब, क्या हाल है, सब बढ़िया है? अच्छा अच्छा, फ्रेश हो रहे हो, चलो चलो फ्रेश हो लो, बाद में करते हैं फोन, ठीक ठीक ठीक। गलत समय पे फोन मिला दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मस्ती काटते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मोंगूज। आप जानते हैं कोबरा और मोंगूज एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं भाई, इन दोनों की लड़ाई करवा दी है भाई। इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया एंड द आउटकम वाज लार्जली द सेम, ठीक है ना, अक्सर ये हम लोगों ने इंडिया क्लासिक ड्रामा में देखा है, और हमेशा इसका अधिकतर जो परिणाम हमें देखने को मिलता है वो क्या है भाई, आप कहेंगे परिणाम हमेशा लगभग सेम ही हमें देखने को मिलता है। द फाइट ऑफ कोबरा एंड मोंगूज इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया एंड द आउटकम वॉज लार्जली द सेम। सर वॉज क्यों कहेंगे, हैं जी, वॉज क्यों कहेंगे? यहाँ पर हम लोगों ने जब एक क्लासिक ड्रामा, आज भी हम इसे देखते हैं इंडिया में, और हर बार हमें इसका जो परिणाम है वो सेम ही दिखता है, तो मुझे लगता है दोस्तों आउटकम के साथ हमें यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, वॉज कर की जगह इज कर देना चाहिए, यही बेहतरीन होगा दोस्तों, ठीक है ना जी, है ना, करेक्ट हो गई बात। बहुत प्यारा सवाल था, ठीक है ना। एक बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा, अगर दोस्तों हम किसी की भी जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या कहा, एक साधारण जानकारी अगर हम देते हैं, और एक ऐसी जानकारी जो कि प्रेजेंट के बराबर पास्ट में भी, और पास्ट के बराबर इसी तरीके से फ्यूचर में भी हमेशा यही रहना है, तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन को हम सब्जेक्ट के साथ बताने की कोशिश करते हैं, V1 के साथ एस या ES,
प्लूरल सब्जेक्ट है तो V1, या फिर हम सिंपल प्रेजेंट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं? जनरल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, गॉट इट, फाइन। भाई स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड, वेरी सिंपल। हर बार हमने यही देखा है कि स्कूल के अंदर फॉर्मल एजुकेशन को प्रोवाइड की जाता है। तो भाई ये क्या है, एक जनरल इंफॉर्मेशन जो हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही रहनी है। क्वेश्चन 11 आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। वी थिंक ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज फिक्स्ड बट ऑफ द फ्यूचर एज अनडिसाइडेड एंड ओपन टू, क्या है, अ वेल्थ ऑफ पॉसिबिलिटीज। चलिए बाबूजी, अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं क्या हमें कहना होगा। अब ध्यान से समझने की अगर कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आता है ओ डबल एफ का एक प्यारा सा गाना। ओ डबल एफ अपने आप में हमें पहले बताने की कोशिश करता है कोई भी चीज जो डिसकंटिन्यू हो गई। डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जो चीज चल रही थी आपने उसको रोक दिया, ठीक है ना। भैया फैन ऑफ कर दो, तो फोन जो फैन चल रहा था उसकी कॉन्टिन्यूटी को ऑफ कर दिया, अरे है ना, ठीक है ना। इसे प्रेपोजिशन की तरह भी, एडजेक्टिव की तरह से भी यूज किया जा सकता है। छोड़ दो सारी बातें। ओ डबल एफ का दूसरा एक अर्थ होता है तुमसे जुदा होकर मुझे दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है। हाँ हाँ हाँ। ए से दूर हो गया कौन भाई साहब, बी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, बात बिल्कुल सही कही है भाई साहब। हम सोचते हैं पास्ट को एक ऐसा इतिहास जो दुनिया का है, जो फिक्स है, ठीक है ना। भविष्य को हम सोचते हैं एक ऐसा वक्त जो अनडिसाइडेड है और ओपन है, किस चीज के लिए, वेल्थ ऑफ। तो ओ डबल एफ की जगह ओ एफ लगाओगे ना भाई, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर एक ऐसी वेल्थ है जिसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आज ये बच्चा बैठकर किसी लाइब्रेरी में, कहीं किसी कोने में, किसी ऐसी जगह जहां वो बैठना भी नहीं पसंद करता, ऐसी जगह बैठकर तैयारी कर रहा है। किस लिए? क्योंकि उसे ये पता है कि जो भविष्य में छिपी हुई ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं जिसकी वजह से वो एक बेहतरीन गाड़ी लेगा, एक बेहतरीन जगह घर लेगा, उसका एक अच्छा हंसता खेलता परिवार होगा, उसके मम्मी पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट भी उसकी आज के संघर्ष की वजह से आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज आप मेहनत सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भविष्य के गर्भ में छिपे हुए इतनी सारी संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं कि आप एक इस अकेले भारत के सबसे बेहतरीन नागरिक अपने आप को सिद्ध करेंगे, ठीक है बच्चे। और आप अपने परिवार के लिए भी सबसे बेहतरीन बेटा या बेटी अपने आप को सिद्ध करेंगे, ये मेरा वायदा है और ये मेरा भरोसा है। तो दोस्तों यहां सेपरेशन की बात नहीं है, सेपरेशन की बात नहीं है तो फिर हटा दो। फिर हमें क्या करना होगा, हमें बस इतनी सी प्यारी सी बात करनी होगी। कहानी हो गई खत्म, चलते हैं आगे, तारा रारा रमपम। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहता है सवाल हमारे सामने, विद क्लाउड स्ट्रीमिंग पीपल कैन प्ले गेम्स। अब आप देखो कितनी गजब की बात है भाई साहब। आप लोगों ने एक फोन लिया, फोन कितने का लिया, 256 GB का। बहुत अच्छी बात की भाई साहब। भाई साहब आप अपने फ़ोन के अंदर वीडियोस बनाओ, आप अपने फ़ोन्स के अंदर फोटोज़ क्लिक करो, आप अपने फ़ोन्स के अंदर गेमिंग करो, आप अब करियर विल ऐप की वीडियोस को डाउनलोड करो, पीडीएफ डाउनलोड करो। आप कहोगे अरे सर क्या करें, भर गया हमारा तो फ़ोन, क्या फ़ोन नया लेना पड़ेगा? टेंशन नहीं, कंपनीज ने, फोन मैन्युफैक्चरर्स ने एक नया कॉन्सेप्ट उठा दिया। क्या? फोन के अंदर आपके पास जो भी मेमोरी है इसकी अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ़ोन कनेक्टेड है एक क्लाउड बेस्ड मेमोरी से, ठीक है ना। अब इसे क्लाउड मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दिखाई तो कहीं नहीं देता, है ना भाई साहब। कभी कभी हम प्रेम में पढ़कर, प्यार में पढ़कर ये कह देते ना कि मैं बादलों पर चल रहा हूं, ऐसा महसूस हो रहा है। बेटा बादल पे पैर रख के देख, सीधा नीचे आएगा कई हजार फीट की गहराई पर। समझ रहा है, बात कर रहा है। आर्श की ना ऐसा अंधा कर देती है भाई साहब, पर अंधे की आंखें खोलने के लिए हम यहाँ बैठे हैं दोस्त, ठीक है ना। क्लाउड पे एक्चुअल में कुछ नहीं है, ठीक है ना, वेपर्स ही हैं,
ठीक है, पानी की बूंदें ही हैं दोस्त। अगर आप क्लाउड मेमोरी को देखोगे तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, इंटरनेट के सपोर्ट से एक मेमोरी है। विद क्लाउड स्ट्रीमिंग पीपल कैन प्ले गेम्स फ्रॉम इंटरनेट। सवाल खत्म सर। इसको अगर हम बोलने की कोशिश करेंगे तो कौन सी साउंड आ गई भाई? आप कहेंगे गुरुदेव यहाँ तो वाउल साउंड आ गई। वाउल साउंड आ गई तो सर हमें फिर क्या करना होगा? बताओ बताओ। आप कहेंगे सर इंटरनेट से पहले। देखो कहाँ छिपाया हुआ है सवाल बदतमीज ने। देख रहे हो विनोद कैसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। हम सोचत रही ई ससुरा इंटरनेट के पास एन लिखा होगा, पर ई तो ससुरा फिर ढूंढना पड़ गया कि किसके साथ गड़बड़ किए बैठा है ए। बात समझ रहे हैं? मैं फिर से एक बात कहता हूँ बेटा, पेपर आपके टाइम को वेस्ट कराना जानता है, जानबूझ के ऑप्शन को स्प्लिट कर दिया, आप फंस गए। गॉट इट? लेकिन संभल के चलना है, मैं आपके साथ हूं मेरे बच्चों। क्वेश्चन 13 पर काम करते हैं भाई। आइए मेरे बच्चों, क्वेश्चन 13। द स्पेस एजेंसी वांटेड टू टेस्ट विद अ चिंप बिफोर ऑर्बिटिंग ऑर्बिटिंग का मतलब गोल जो रास्ता होता है किसी भी आकाशीय पिंड की। एस्ट्रोनॉट। फिर सवाल वही फंस गया सर, यहां पर अगर ए की साउंड दे रहे हो तो फिर यहां ए नहीं चलेगा, वाउल साउंड की वजह से एन चलेगा। खत्म हो गई बात। अरे हाँ है ना, खत्म हो गई बात। तो इसका मतलब हमारे सामने क्या होना चाहिए? एन एस्ट्रोनॉट। करेक्ट हो गया भाई। अब मुझे समझ में आया भाई, टाइपिस्ट की कोई गलती नहीं है, तो ऑप्शन के साथ ही छेड़खानी की जा रही है। ये तो जानबूझकर ऑप्शन के साथ छेड़खानी की जा रही है। तो भाई साहब अब मुझे समझ में आ गया, पेपर वाले की कोई गलती नहीं है, मतलब टाइपिस्ट की कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो टाइपिस्ट को एक मिठाई का डिब्बा दे देंगे आज, है ना भाई? मैं नहीं दूंगा, आप देंगे। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम सारे के सारे, मिठाई का डिब्बा भी मैं दूंगा। आज ये हो गया पक्का, काजू कतली का एक डिब्बा हमारे भाई टाइपिस्ट साहब के लिए, ठीक है ना? चलो दोस्त अगले सवाल पर चलते हैं। हंसी मजाक कर रहा हूं बेटा ताकि आप लोग बोर फील ना करो, मस्ती के साथ क्वेश्चंस को फटाफट से पढ़ते चले जाएं। आइए दोस्तों क्या कहता है, देखिए ध्यान से। When I was in high school, पहले तो इसी को पकड़ लो, सिंपल पास्ट सामने आ गया है। When I was in high school, I participated, भाई पास्ट इंडेफिनिट आ गया है, in several extracurricular activities such as the debate team and the school newspaper which helped me। फंस गया सवाल। यही सवाल बार बार पूछ रहा है एमटीएस, है ना भाई? और उसके बाद क्या लिखा है? हेल्प मी डेवलप्ड। सर डेवलप्ड को भी हमें ठीक करना होगा, क्यों? क्योंकि इस मेन वर्ब के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। हेल्प मी डेवलप माय कम्युनिकेशन। तो इसी सेंटेंस के अंदर एक नहीं मेरे प्यारे दोस्त, दो जगह पर गड़बड़ हमने ठीक कर दी। यहां पर हेल्प हमने कर दिया और यहां डेवलप। बेयर इन्फिनेटिव है भैया, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहलाती है। करेक्ट हो गया भाई? ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, 15 को देखते हैं। फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर देन बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्मॉल कंपनी। मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट से इन शब्दों को कमेंट में जरूर लिखकर देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं अगर बात करता हूं नेक्स्ट, मैं बात करता हूं फर्दर, मैं अगर अब बात करने की कोशिश करता हूं प्रेफरेबल, मैं अगर बात करने की कोशिश करता हूं ऐसे शब्द जिनके अंत में आई ओ आर है, तो इनके कंपैरिजन की बात में हम देन नहीं टू का यूज करते हैं। बताओ बेटा क्वेश्चन के अंदर कहाँ गड़बड़ है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखने का तरीका ही बदल दिया गुरुदेव आपने। सुपीरियर को देखते ही देन को हटाओ, टू चिपकाओ, तो कहाँ गड़बड़ हो गई? लो भाई, अब की बार तो पेपर वाला सुधर गया है ना। पिछली बार देखो किया था ना भी एसएससी चेयरमैन को फोन, है ना? फ्रेश होने के बाद बात करेंगे, है ना? हाँ नहीं तो चलो कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन के मस्ती के साथ जवाब देते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो तुम्हारे लिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 16 कहना चाह रहा है भाई हमारे सामने यहां से सवाल शुरू है। द पुलिस रिलीज अ स्टेटमेंट, पुलिस ने एक स्टेटमेंट को रिलीज किया है। क्या कहा है उस स्टेटमेंट में? कहते हुए दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक वी हैव एवर सीन। तो बेटा जी सवाल ही यहां पर खत्म हो गया, सवाल ही यहां पर खत्म हो गया। क्या हो गया सवाल में ऐसा भाई? बताओ क्या हो गया भाई ऐसा सवाल में? देखो देखो देखो, तो आप यहां पर कहने की कोशिश करोगे, बताओ बताओ। आप कहोगे सर जी यहाँ इस लिखे हुए सवाल में दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक वी हैव एवर सीन। तो गुरुदेव यहाँ पर हमारे सामने एक बात को हम ठीक कर सकते हैं, एंड दैट एक बात इज पुलिस ने ये चीज कही है
क्योंकि यहाँ पर ये जो दिस लिखा हुआ है हमारे सामने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इसका मतलब ये जो केस है हमारे सामने है, और जो सामने है वो बात अपने आप में प्रेजेंट की करेगा। प्रेजेंट की करेगा तो वॉज हटाकर हम यहाँ पर इज कर देंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक वी हैव एवर सीन। तो बेटा जी कहाँ गड़बड़ हम ठीक करेंगे? ठीक है जी, फाइन। कुछ बच्चे हो सकता है इस क्वेश्चन को गलत पढ़ रहे हो, और हो सकता है बच्चों के दिमाग में ये चीज आ गई हो कि सर आपने बताया था पास्ट के बाद इसको पास्ट में कर दो। नहीं 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 नहीं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पुलिस ने रिलीज की है स्टेटमेंट, क्या कहते हुए कि ये जो केस है जिसको वो सोल्व कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये यहाँ नहीं बताया है, ये बहुत सारे मोस्ट विशियस अटैक में से एक है जो हमने आज तक कभी नहीं देखा। अगर यहाँ पर इसको पास्ट लेकर जाएंगे तो इसका मतलब वो पास्ट की बात होगी जिसका प्रेजेंट से इम्पैक्ट ही नहीं है। तो ऐसी बात को लेकर पुलिस क्यों अपनी प्रेस रिलीज देगी? अच्छा सवाल था, सच में बहुत अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 17 पर काम करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम काम करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। द ग्रिफिंडर्स ट्रूप्ड बैक अप। भाई ये नहीं पता ये ग्रिफिंडर्स कौन होते हैं, आई डोंट नो। ट्रूप्ड बैक अप टू द कासल, ठीक है, ये वापस अपनी सैनिक टुकड़ी को लेकर चले गए कासल, कासल किले को ही कहते हैं। नन ऑफ देम टॉकिंग, कोई बात नहीं कर रहा है। इट हैव बीन अनदर लॉन्ग डे, कोई बात नहीं। सवाल बेहतरीन है, सवाल प्यारा है, सवाल के अंदर क्या गड़बड़ है देखने की कोशिश करते हैं। बाबू आप एक बात को ध्यान से समझिएगा, ही मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, अपने आप में सिंगुलर वर्ब के लिए, ठीक है। शी की बात करते हैं फेमिनिन के लिए, सिंगुलर वर्ब के लिए। इट की बात करते हैं ना, मैस्कुलिन या फेमिनिन इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रहता सिंगुलर वर्ब के लिए है। इन सभी का अगर प्लूरल हम बनाने का काम करें तो दे के साथ हम लोग मैस्कुलिन फेमिनिन सबको लपेट देते हैं, बस ये हमें ध्यान रखना है प्लूरल वर्ब के लिए। तो जरा ध्यान से देखो ना तुम, है भाई ये तो भेड़िया पकड़ लिया हम लोगों ने, है ना, है ना, ठीक है ना, ये तो भेड़िया पकड़ लिया हम लोगों ने, है ना। कह रहा था अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। क्यों बना ले भाई, है क्यों बना ले? क्या किया तुमने? सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहोगे ना, सिंगुलर ही मरोगे ना, हाँ नहीं तो प्लूरल है तो दे दे प्यार दे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 18 हमारे सामने क्या कहता है? और पैसेज अक्रॉस। देखो बेटा पैसेज के दो अर्थ होते हैं, ठीक है ना। पैसेज के दो अर्थ होते हैं, एक तो वो है जिससे आप लोग पढ़कर जवाब देते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा बताना जरा, इसे हम पद्य कहते हैं या गद्य कहते हैं? लो भाई थोड़ी हिंदी भी बता दीजिए। इसे हम गद्य कहते हैं पद्य कहते हैं? यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी लाइनें दी जाती हैं जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है यार। और एक पैसेज का मतलब होता है वे, यानी कि गलियारा रास्ता। आवर पैसेज अक्रॉस द अरेबियन सी वाज स्मूथ एज देम मोस्ट, क्या लिखा है, देम मोस्ट टिमिड ऑफ नेविगेटर्स कुड डिजायर। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। अब की बार सीजीएल प्रीलिम्स में भी ये शब्द पूछा गया है, ठीक है ना, ये शब्द पूछा गया है। अब अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? एज देम मोस्ट टिमिड ऑफ। देखो पहली बात तो ये हमें समझना है कि यहां पर क्या लिखा है, एज, ठीक है ना। एज काम करता है किस चीज के लिए? कंपैरिजन के लिए। बाबू एज किसके लिए काम करता है? कंपैरिजन के लिए काम करता है। ये तो हो गई हमारे सामने पहली बात। अब हमें समझने की कोशिश करनी है क्या चीज, इस एज के साथ ये हो गई पॉजिटिव डिग्री, है ना। अब इस पॉजिटिव डिग्री के लिए हमें एज लिखना होगा, है ना, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ है ना। अच्छा ये देम नहीं होगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इस द के साथ हम लोगों ने मोस्ट चिपका दिया है। तो अब देखो भाई क्या गड़बड़ हमें ठीक करनी होगी। पहली बात तो ये, इस एज के साथ स्मूथ को लिखा देखा, इसके साथ एज हमने पेयर बना दिया, है ना भाई। आप सभी लोग जानते हैं एज के साथ पॉजिटिव डिग्री, आगे एज हमें लिखा चाहिए, है कि नहीं। और वो देम की जगह दा यहाँ हो ही गया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इजी हो गया दोस्तों, आगे ना। मजेदार सवाल था भाई, एक ही सवाल में दो जगह फंसाया हमें। छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जहां जहां एरर मिलेगा वहां वहां जाकर चुन चुन के मारूंगा। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बगैर अर्थ, आगे लिखा टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग, ठीक है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना
अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बिलो फ्रीजिंग, यानी कि बिल्कुल कड़ाके की सर्दी पड़ जाएगी, गजब की सर्दी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं साहब, एक बात ध्यान से देखना, टेम्परेचर किसका है, आप कहोगे अर्थ का है, तो का के की का भाव अगर आ जाता है तो दोस्तों हम इसके साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये हो गई हमारे सामने क्या चीज, करेक्ट है, अर्थ अपोस्ट्रोफ एस टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अपने आप में बिल्कुल यहां पर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, इन 79 एडी द माउंट वेसुवियस ब्लू इट्स टॉप बरिंग द एंशिएंट सिटीज ऑफ पोम्पेई, आगे लिखा एंड हरक्यूलेनियन। ठीक है जी, कोई बात नहीं। 79 एडी में क्या हुआ था, 79 एडी, अभी चल रहा है 2024 एडी, एडी का मतलब एनो डोमिनी बोलते हैं, हम तो साधारण भाषा में इसे आफ्टर डेथ बोलते हैं, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है ना, और इतने साल पुरानी घटना बताई है, माउंट वेसुवियस धमाका हुआ इसके टॉप पर, और आसपास की जितनी एंशिएंट सिटीज थी पोम्पेई और हरक्यूलेनियम सबको दफन कर दिया। ठीक है जी, सबको दफन कर दिया। अब गड़बड़ क्या हो गई भाई हमारे सामने, बताओ बताओ। तो आप लोग मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं द एवरेस्ट कह सकता हूं, बस इतना मुझे बताओ। आप कहोगे सर अगर हम किसी पहाड़ी का इंडिविजुअल नाम लिखते हैं तो वो किसी इंसान के नाम पर ही होता है, हम उसके साथ द नहीं लगाते। तो यहाँ ये जो माउंट वेसुवियस लिखा हुआ है सर, इसके साथ हम लोगों को द लगाने की जरूरत नहीं है। हटाओ भाई साहब, कितना सिंपल क्वेश्चन था, जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा था हमको। He behaves so aggressive in his new home that he is rehoused with an old couple who could give them everything he lacks. Lacks का मतलब जो उसके अंदर कमी है। ठीक है ना, मतलब वह इतने गुस्से से भड़क कर बिहेव करता है अपने नए घर में, इसलिए भाई उसको उठाकर पुराने घर में फेंक दिया है बुजुर्गों के साथ, ताकि वो जिस चीज में कमी महसूस करता है उस चीज को पूरा कर सकें वो बुजुर्ग लोग। चलिए पहले क्वेश्चन को आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है, देखो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर हमारे सामने कोई भी एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब को आप डायनेमिक वर्ब भी कह सकते हैं, यानी कि जब हम किसी काम को करने की बात करते हैं, काम को करने वाली क्रिया, काम करने वाली अगर किसी भी वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, तो एक्शन वर्ब के बारे में जानकारी देने वाला जो भी हमें शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। एडवर्ब आप कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे साहब एडजेक्टिव के साथ एलवाई को जोड़कर भी हम एडवर्ब ऑफ मैनर बना सकते हैं। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो ना डरें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे प्यार से समझाई जाती हैं सिलेक्शन बैच में। और जो बच्चा सिलेक्शन बैच पढ़ चुका है वो अपना एडवर्ब वाला कॉन्सेप्ट एक बार निकालें, नोट्स में रिवाइज करें, सारी बातें आपको याद आ जाएंगी। तो सर उसने बिहेव करने में तो एक्शन किया है, इस एक्शन की वजह से ही यहाँ पर एडवर्ब हम लोगों को चाहिए। देखो जरा कहाँ एग्रेसिव को हम ठीक करने वाले हैं, तो एग्रेसिव की जगह हम लिख देंगे क्या, एग्रेसिवली। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके भाई आगे बढ़ते हैं। मैनी फीमेल मैमल्स इंक्लूडिंग रैबिट्स एंड कैट्स, लिखा है ओवुलेट ओनली व्हेन दे मेट। ठीक है जी, तो भाई हिंदी तो मुझे भी नहीं आती ऐसे वाक्य की, लेकिन बस मैं आप लोगों के साथ मिलकर एरर ढूंढने की कोशिश करता हूं। देखो जी, ये तो एडजेक्टिव है इस मैमल्स का, ये प्लूरल हो गया मैनी की वजह से, यानी कि ये प्रोग्राम सेट है। इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एक प्रेपोजिशन है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है रैबिट्स एंड कैट्स, यानी कि ये हमारे लिखे हुए इस मैमल्स की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है एडजेक्टिव क्लॉज की तरह, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह से। ओवुलेट सर ये जनरल इंफॉर्मेशन बताई गई है इनके बारे में, इसलिए प्लूरल के साथ V1 बिल्कुल सही जा रहा है। ओनली व्हेन केवल तब, दे इस मैमल्स के लिए यूज हुआ, प्लूरल सही है, प्लूरल के साथ V1 सही है। भैया जी कोई भी एरर नहीं है, भैया जी स्माइल,
भैया जी स्माइल, पहली बार हमारा नो एरर का क्वेश्चन आया है, नहीं तो हर एक क्वेश्चन के अंदर हम चुन चुन के एरर ढूंढ रहे थे। भैया जी स्माइल, पहली बार आपके सामने नो एरर का क्वेश्चन आया। चलो इसी बात के साथ क्लास रोक कर एक बार पहले पानी पी लीजिए, क्योंकि आपकी सेहत का ध्यान रखना भी मेरा फर्ज है, ठीक है। मैं पानी पीऊंगा तब जब पूरी क्लास खत्म होगी, ठीक है बच्चों। तो एक बार फटाफट से पानी पी लीजिए। भैया जी पहली बार नो एरर का क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। लिखा है इट वुड बी रियली कूल इफ यू गॉट ऑन द टीम, आई हैव नेवर सीन यू प्लेड। क्या लिखा है? बैडमिंटन, आर यू गुड? ठीक है, कोई बात नहीं, सवाल फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक हम नहीं फंसे हैं, तो अब कैसे फंस जाएंगे भाई, है ना। आ जाओ बेटा, सवाल को देखते हैं। इट वुड बी रियली कूल, बहुत ही अच्छा होगा, इफ यू गॉट ऑन द टीम, अगर आप टीम में शामिल हो जाओ, ठीक है जी। आई हैव नेवर सीन यू, मैंने आपको कभी नहीं देखा, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मेरे बच्चों मेरे साथ कुछ वर्ब्स को लिस्ट आउट कर लीजिएगा। मैंने कहा सी, मैंने कहा वॉच, नोटिस, मेक, हेल्प, लेट, बिड। कुछ वर्ब ऐसी मैंने आपके सामने लिखी हैं, जब भी किसी वाक्य में ये मेन वर्ब की तरह यूज होती हैं तो इनके साथ हम हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। बेयर इन्फिनिटिव हम इसे कहते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब हमें समझ में आया। V1 आपकी साधारण भाषा में हम कह सकते हैं, ठीक है ना। आई हैव नेवर सीन, इस सीन की वजह से हम यहाँ पर क्या लेके जाने वाले हैं? खाली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहीं पर हो गया सारा खेला खत्म, ठीक है जी। यहीं पर हो गया हमारे सामने क्या चीज? सारा खेला खत्म, ठीक है बेटा। चलो मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। इवन इफ आ एविडेंस, ओ माय गॉड, कितनी बार हमें एमटीएस परेशान करेगा, है ना जी। चलो कोई बात नहीं, एमटीएस की फुल फॉर्म कभी कभी मुझे समझ में आती है, मैं तेरा सिस्टम हिला दूंगा, है ना। कभी कभी मुझे एमटीएस की फुल फॉर्म समझ में आती है, मैं तेरा सिस्टम हिला दूंगा, लेकिन इसे ये नहीं पता बेटे तू क्या सिस्टम हिलाएगा। पेपर के बाहर यो गोपाल वर्मा बैठा है, एमटीएस टेंशन ना ले तू भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इवन इफ तो कोई बात नहीं, यहाँ एविडेंस हमारे सामने लिखा हुआ है दोस्तों, एविडेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, तो एविडेंस के पहले ये ए तो आएगा नहीं, ठीक है ना। अब सवाल ये उलझता है कि क्या हम एन लगाएं या द लगाएं, ठीक है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करना। इवन इफ ब्लैंक एविडेंस वॉज रिलीवेंट, रिलीवेंट का मतलब सार्थक था, टू द केस, तो एक बात देखो ना भाई साहब, केस के साथ द लगाकर ये बना दिया है बच्चों हमने क्या? स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक अगर हमने बना दिया है तो स्पेसिफिक होने की वजह से जो एविडेंस है वो भी, एविडेंस का मतलब होता है बच्चों सबूत, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, तो केस से रिलेटेड जो भी सबूत होगा वो भी तो स्पेसिफिक ही होगा। आ जाओ, तो फिर काहे परेशान हो रहे हो, काहे परेशान हो रहे हो। तो आप क्या कहेंगे? द एविडेंस वॉज। बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छा सवाल। कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में इसका आंसर एन लिख दिया होगा, लेकिन बाबू जल्दबाजी ना करें, आर्टिकल को अच्छे से पढ़कर आए, यही चीज आप लोगों को पेपर में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनेशन दे देता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। द किड्स देयर, वो बच्चे जो वहां थे, वर सो नोटोरियस, बहुत शैतान थे, नोटी थे। द मोर आई, बाबू सीधा सवाल है ये, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी एक एक्शन के साथ किसी दूसरे एक्शन का कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री द के साथ, बाबूजी कंपैरेटिव डिग्री द के साथ सेंटेंस की शुरुआत में हम रखते हैं, तो द मोर अपनी जगह बिल्कुल सही हो गया है। तो दोस्तों यहां पर क्या लिखा है? मोर लाउड का कंपैरेटिव अगर हम बनाएंगे तो क्या कहेंगे? द लाउडर दे वुड स्क्रीम। तो भाई हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के बी पार्ट में हमें कहना है क्या? लाउडर दे वुड स्क्रीम। करेक्ट हो गया भाई। चलो बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। आइए भाइयों, क्वेश्चन 26 आपको कहता है, नो मैटर हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता माउंटेन्स कैसे बनते हैं, दे इवेंचुअली बिकम्स। सर एक बात बताओ ना, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आपको याद दिलाऊं, सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर हो गया और एक सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? या तो V1 के साथ एस या ES जोड़ देते हैं, या फिर अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डज, ठीक है भाई। और भाई अगर प्लूरल है तो V1
नहीं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। तो देखो ना मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों, हमारे सामने लिखे हुए इस सवाल में दे लिखा है, दे क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ बिकम्स को हटाकर V1 का यूज करो ना भाई, है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट भी तो आ सकता है, मैं फिर से आपको वही पुराना नियम याद दिलाऊंगा। अरे भाई पास्ट इंडेफिनिट क्यों आएगा, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन है, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो जनरल इंफॉर्मेशन को हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के जरिए बता देंगे, खत्म। अगला सवाल, बिफोर ही कुड डिवोट मैनी मोर थॉट टू द मैटर, प्रणव हैड स्टेप्ड अप टू हिम, प्रणव उसके पास आ गया, ठीक है जी, प्रणव उसके पास आ गया। चलो भाई, अब क्वेश्चन की अगर हम बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखो जरा ध्यान से, हमारे सामने लिखे हुए इस सवाल में क्या है गड़बड़, बिफोर ही कुड डिवोट मैनी मोर थॉट, सर सवाल में ये गड़बड़ है। देखो हम मैनी का प्रयोग कर रहे हैं जो कि अपने आप में किसके लिए यूज हुआ है, आप कहोगे इसके लिए यूज हुआ है, तो सर मैनी के साथ तो प्लूरल हम लोगों को चाहिए, अरे हाँ है ना। मैनी मोर का मतलब हमें समझ में आता बहुत ही ज्यादा संख्या में, अब बहुत ही ज्यादा संख्या में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर मैनी मोर थॉट्स कर देना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा संभलना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में, मैनी मोर थॉट्स, लेकिन यहाँ पर मैनी मोर थॉट्स की अगर हम बात करें तो सर मैनी मोर एक साथ नहीं यूज किया जाना चाहिए, क्वेश्चन उल्टा ठीक होना चाहिए। कैसे, थॉट को हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन की तरह से ही ट्रीट करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो डिटरमिनर हमें चाहिए, मैनी को हटाकर हम क्या लिखेंगे, मच। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, मेरे प्यारे दोस्तों इस मोर को ध्यान से समझोगे तो ये कंपैरेटिव सेंस में है और ये इंप्लाइड कंपैरिजन है बच्चों। कंपैरेटिव डिग्री से ठीक पहले या तो हम मच का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम फार का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना जी, मेरी बात समझ रहे हैं। अब यहाँ थॉट को अनकाउंटेबल नाउन की हम बात कर रहे हैं, फिर से समझेंगे। बिफोर ही कुड डिवोट मच मोर थॉट, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बजाय, टू द मैटर, इस मैटर में दिमाग लगाने की बजाय इस मैटर में, प्रणव हैड स्टेप्ड अप टू हिम, प्रणव ही उसके पास आ गया। तो बस इस सवाल में इतनी सी गड़बड़ है, हटाओ इस मैनी को मच, ठीक है ना। जो मैं आपको पहले यहाँ थॉट की जगह थॉट्स कर रहा था, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को इसी तरीके से मिसरीड कर लेते हैं कि एक्चुअल में ठीक क्या होना चाहिए, उसकी बजाय आप गलत की वजह से किसी और सही चीज को गलत कर बैठते हैं। संभल के चलना मेरे बच्चों, ठीक है ना। ये MTS है भाई, मैं तेरा सिस्टम हिला दूंगा, तो समझ लीजिएगा ये हकीकत में बीच में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आप लोगों के पेपर में देगा ही देगा जहां अच्छे से अच्छा ओवर कॉन्फिडेंट इधर उधर भटका हुआ बच्चा पेपर में मार खाएगा। आपको संभलना है, मैं फिर कह रहा हूं आपको संभलना है मेरे भाई, वरना देखो नुकसान हो जाएगा बेटा, एक बार का चांस वेस्ट करना ठीक नहीं है। चलिए बेटा क्वेश्चन 28 को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो बेटा बना के दिखाओ फटाफट से, पानी पी लेता हूं भाई क्योंकि अब प्यास लग रही है, गला सूख गया है, बहुत बुरी हालत हो गई है अंदर। इन ह्यूमंस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल स्टिमुलेट ब्रेन सेल्स टू रिलीज मूड ऑल्टरिंग डोपामिन। मेरे बच्चों अल्कोहल की स्पेलिंग स्पेलिंग टेस्ट में आती है, डोपामिन की स्पेलिंग स्पेलिंग टेस्ट में आती है, दोनों को एक बार ध्यान से पहले लिख दीजिएगा। थैंक यू गाइस। आइए भाई, अब अगर हम ध्यान से देखते हैं इन ह्यूमंस, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हटाओ। कंजम्पशन हमारे सेंटेंस का असलियत में सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां पर है। तो कंजम्पशन सिंगुलर होने की वजह से जनरल इंफॉर्मेशन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें सेंस लगाना चाहिए, अरे हाँ ना। स्टिमुलेट्स ब्रेन सेल्स टू, और भैया टू के साथ तो हम इंफिनिटिव बनाने के चक्कर में V1 या बेस होम ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं। तो बस इतनी सी बात है दोस्तों, स्टिमुलेट की जगह स्टिमुलेट्स हमें चाहिएगा। रीजन क्या है क्वेश्चन का, वही जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। कभी भी करके देख लो, अल्कोहल पीते ही इंसान की ब्रेन सेल्स जो है ना वो मूड चेंज करने वाला डोपामिन रिलीज कर देता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन 29 क्या कहता है, द गवर्नमेंट हैव, फंस गया सवाल, फंस गया, इस सवाल को मुक्का मार दो, इस सवाल को मुक्का मार दो, इस सवाल हमसे काहे पूछ रहा है बे,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। दोस्तों सिंगुलर है हमारे सामने गवर्नमेंट लिखा हुआ, तो सर सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लल्लू सवाल, छी छी कर दी सवाल ने, हटाओ भैया। ठीक है ना जी। मेरे दोस्तों आप कहोगे सर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो इन क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस भी आपने ही चुने हैं, पूछ भी आप रहे हो। मेरे बच्चों इस बात को समझ के चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है आपको नहीं पता चलता। देखो मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है आपको नहीं पता चलता। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिसको आप देखते ही पूरा भी नहीं पढ़ते, कहते गवर्नमेंट के साथ सिंगुलर चाहिएगा, हैज लगाओ, खत्म करो यार बात। यही आपके कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस पर लेकर चले जाते हैं। और जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं जहां पर टेक्निकली क्वेश्चन कुछ और आपने कुछ और बना दिया, वहां आप मार खाते हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है मेरे बच्चों, आप लोगों के जो 25 क्वेश्चंस है ना, बस इसमें 6 से 8 क्वेश्चंस के लिए आप तैयारी कर लो। 6 से 8 क्वेश्चंस आप तैयारी करके जाना। ध्यान रखना बेटा, करीब 18-19 क्वेश्चंस लगभग सारे बच्चे जो कहीं से भी पढ़े हैं, कुछ भी पढ़े हैं, कुछ भी तैयारी किए हुए हैं, वो 18-19 क्वेश्चन मॉक में भी बना रहे हैं, वो पेपर में भी बना कर आएंगे। ये जो आपके 6 से 8 क्वेश्चन हैं दोस्तों, यही आप लोगों की लाइब्रेरी की कुर्सी से सरकारी अफसर की कुर्सी तक पहुंचाने का दम रखती हैं। और ये 6 से 8 क्वेश्चन जिन बच्चों ने बनाने सीख लिए, एक बार ठीक ढंग से सिलेक्शन बैच पढ़ लिया, एक बार ठीक से हर चीज को समझ लिया, वो बच्चा निश्चिंत रहता है, उसको सवाल के हर एक रीजन का पता है, उसका कॉन्फिडेंस ना तो कभी ओवर होता है और ना ही कभी अंडर, वो बिल्कुल संतुलन के साथ अपनी पूरी पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चंस बनाता चलता है। समझिएगा इस बात को, बात गहरी है, दिल पर लग सकती है, पर अच्छा है अगर बात दिल पर लग जाए, कम से कम होश में तो आ जाए। बोलो हाँ। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने आया है भाई। क्या कहता है, लेडीज एंड लेडास ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ही कंसोलिडेटेड कंट्रोल ओवर ऑल द प्रोविंसेस ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। सर ग्रेट ब्रिटेन के साथ द लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, द लगाने की आवश्यकता है, बताओ है, बताओ बताओ, ये तो अच्छा सवाल है, बोलो बोलो बोलो। अरे भाई साहब, यहां पर इस लिखे हुए सवाल में फ्रॉम ऑल ओवर एक लिखा है क्या, ही कंसोलिडेटेड कंट्रोल ओवर ऑल द प्रोविंसेस ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड सम, ठीक है। तो यहां इस लिखे हुए सवाल में हम लोगों को पहली बात तो ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ द लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर अब आप लोगों को लिए चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, योर बॉडी विल रिस्पोंड बाय गेटिंग मोर मस्कुलर एंड स्ट्रोंग बिफोर यू नो इट। योर बॉडी विल रेस्पोंड बाय गेटिंग मोर मस्कुलर एंड स्ट्रोंग, एंड कंजंक्शन बहुत प्यारा रोल प्ले करता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में। एंड से पहले पॉजिटिव डिग्री, एंड के बाद पॉजिटिव डिग्री, से पहले कंपैरेटिव डिग्री, बाद में कंपैरेटिव, से पहले सुपरलेटिव डिग्री, बाद में सुपरलेटिव डिग्री, खत्म बात, इतनी सी बात थी गुरुदेव। तो आप यहां क्या देख रहे हैं, एंड से पहले मोर मस्कुलर, एंड के बाद क्या लगाओगे, स्ट्रोंग का कंपैरेटिव स्ट्रोंगर, खत्म हो गई बात। ए वाले पार्ट में हम लोगों ने शैतानी को ठीक किया दोस्तों, ठीक है जी, करेक्ट है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 32, आई हैड बीन एंग्री द होल इवनिंग सो शी रब्स ब्राह्मी ऑयल इनटू माय स्कल्प टू कूल माय ब्रेन। क्या ये इनटू अपनी जगह सही है? देखो बच्चों, इनटू दो अलग अलग प्रेपोजिशन के मिलन से बना है। इन का मतलब इनसाइड, टू का मतलब डेस्टिनेशन, यानी कि कोई चीज जो पहले बाहर थी डेस्टिनेशन में वो अंदर चली गई। इसी चीज को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब हम किसी चीज के स्थान में परिवर्तन करते हैं। तो बाबू स्थान में परिवर्तन करने की अगर हम बात कर दें, स्थान में परिवर्तन की अगर हम बात कर दें तो यहां पर क्या हुआ, शी रब्स ब्राह्मी ऑयल, शी रब्स ब्राह्मी ऑयल इनटू माई स्काल्प टू कूल माई। तो यहां पर इनटू अपनी जगह कायदे से सही जा रहा है। तेल को स्कैल्प पर लगाकर उसको पेनिट्रेट किया ताकि हमें क्या है, हमारा सिर ठंडा
हो सके। लेकिन सवाल में गड़बड़ क्या है, यहां लिखा है हैड बीन, पास्ट की कहानी है। आई हैड बीन एंग्री द होल इवनिंग, पूरी शाम मुझे गुस्सा था। अब गुस्सा था तो उसने क्या किया, उसने मेरे दिमाग को ठंडा करने के लिए, पास्ट में ही तो ये काम होगा, पास्ट में ही तो ये काम होगा। तो बेटा रब्स को हटाकर हम लोगों को, रब का मतलब होता है रगड़ना, ठीक है भाई। तो यही हमारे सामने सीधा आंसर होगा। काहे परेशान किए रहा भैया सवाल, है ना। हम प्रेपोजिशन इनटू पे जाके लड़ने लग रहे थे, है ना भाई साहब। हाँ हाँ, ये वो वाली बोतल नहीं है बेटा, ये है ब्राह्मी ऑयल, ठीक है। और कहाँ लगा दिया, खोपड़े में लगा दिया भाई साहब, ये आपका खोपड़ा बना दिया भाई साहब हमने। ठीक है भाई। 33 सुजैन हैड रिसेंटली रन ऑन टू कैथरीन, आगे क्या लिखा है, एट द सुपरमार्केट देन सॉरी दे वर सीइंग ईच अदर आफ्टर मैनी ईयर्स, कई वर्षों के बाद वो एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो रन ऑन टू गलत होता है दोस्तों, ये एक फ्रेजल वर्ब की प्यारी खूबसूरत है। रन इनटू का मतलब होता है अचानक से मुलाकात हो जाना, तो यहाँ रन ऑन टू नहीं, रन इनटू, अचानक से मुठभेड़ हो जाना, मुलाकात हो जाना, एकदम से सामने आ गए, ठीक है ना। टू एक्सीडेंटली मीट समवन, तो यहाँ रन इनटू। सुजैन अभी अभी हाल ही में अचानक से मिल गई कैथरीन से सुपरमार्केट में, देवर सीइंग ईच अदर आफ्टर मेनी इयर्स, कई वर्षों के बाद वो एक दूसरे को मिल रहे थे, ठीक है जी। यहाँ इस सीइंग का मतलब मिलने की बात कही गई है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन 34 क्या कहता है। देयर आर ऑलरेडी मेनी एग्जाम्पल्स, बाबू देयर एक एडवर्ब होती है, आर प्रेजेंट की बात कर रहा है, मैनी एग्जाम्पल्स हमारा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आर हमने यूज किया है, ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं महान टेक्नोलॉजी के, दैट हैड बोन, टेंस गलत हो गया सर। हमारे यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहां पर बोन हो चुकी हैं, वर्तमान में है, तो हेड को हटाकर यहाँ हैज हम लगा देंगे, थर्ड फॉर्म को मेंटेन करने के लिए हैज बीन बोर्न लगा देंगे। अब एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए मैं देना चाहूंगा, बोर्न वर्सेस बोन, इन दोनों के बीच का मुझे आप लोग फर्क बताएंगे विद एग्जाम्पल। जिसने सही जवाब दिया उसे कमेंट्स में ही 5 रुपए का नकद इनाम मिलेगा, ठीक है बच्चों। 35 कहता है एट नाइट लाइंग स्लीपलेस, ठीक है ना। लाइंग स्लीपलेस का मतलब है बेचैन सोना, यानी कि जब आप सो रहे हैं, जब आप सो रहे हैं लेकिन आपको चैन से नींद ना आए, एट नाइट, नाइट के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। लाइंग स्लीपलेस ही कंसीडर्ड सेंडिंग मैसेंजर्स बिसाइड्स द कंट्री। देखिए बच्चों बहुत प्यारा सवाल फंसा दिया यहाँ तो। बिसाइड हमेशा प्लेस की जानकारी देता है, ये पिछले एमटीएस वाली क्लास में भी आपको बताया है। बिसाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब निकल कर आता है इन एडिशन टू, ठीक है ना, यानी कि जो कहा है उसमें कोई और इंफॉर्मेशन आप जोड़ रहे हैं। फिर आता है हमारा एक प्रेपोजिशन बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है एक स्थान से बहुत दूसरे स्थान पर, जो बहुत दूर है। At night, lying sleepless, he considered sending messengers besides the country secretly in search of his friend। अपने दोस्त के लिए भाई वो क्या है, मैसेंजर्स को भेज रहा है अपने देश से बहुत दूर, तो बिसाइड्स नहीं, यहां पर हमें क्या कहना होगा, बियॉन्ड। तो कौन से ऑप्शन में गड़बड़ हो गई, करेक्ट है बेटा, अच्छा सवाल है। बियॉन्ड का मतलब के परे। क्वेश्चन 36 की बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या हमें कहता है, लेट अस सी। फॉर एग्जाम्पल द पेरेंट माउंटेन, पेरेंट माउंटेन का मतलब होता है जो मुख्य पहाड़ी है, ऑफ मोंट ब्लांक, ठीक है जी। मोंट ब्लांक की जो मुख्य पहाड़ी है। द हाई पीक इन द एल्प्स, एल्प्स पर्वत एक श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला के साथ हम लोग द का यूज कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्वत श्रृंखला के साथ हम क्या है भाई, द का प्रयोग कर लेते हैं, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, जैसे द हिमालयाज, द शिवालिक, ठीक है ना, द अरावलीज, पर्वत की श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब होता है बहुत सारी पहाड़ी, हिंदी लिख देता हूं, पर्वत, पर्वत श्रृंखला। बाबू श्रृंखला को हिंदी में ध्यान से देखना कैसे लिखा जाता है, ये श्रृंखला लिखा जाता है। कुछ बच्चे ना श्रृंखला को गलत लिखने का प्रयास ना करें, ये श्रृंखला लिखना गलत है, ठीक है ना।
ऐसे ही कल को आप अगर श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार की ये है वर्तनी। ओ माय गॉड, मैं तो हिंदी भी जानता हूँ भाई। तो द पेरेंट माउंटेन ऑफ मोंट ब्लांक के साथ हमें द नहीं लगाना, इंडिविजुअल पहाड़ी के साथ द नहीं लगता, लेकिन अगर पर्वत श्रृंखला है तो द बिल्कुल सही है, आर्टिकल्स में पढ़ाया जाता है। द हाई पीक इन द एल्प्स इज द माउंट एवरेस्ट। ओ भैया फिर वही गड़बड़ करा दिए रहे, माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हो, द को पहले छुट्टी दे दीजिएगा। और दूसरी बात क्या है, यहाँ सबसे ऊंची बात कही है, क्या कही है, सबसे ऊंची बात अगर कही है तो यहाँ द हाईएस्ट भी तो कहोगे, हाईएस्ट पीक, ठीक है, हाईएस्ट पीक भी तो कहोगे भाई, करेक्ट है, ओके। ऐसे सवाल में कुछ गड़बड़ ज्यादा ही दे दी भाई, है ना भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। These include the nature documentaries including the Blue Planet and Planet Earth। कोई बात नहीं, These include यह शामिल करता है, ठीक है ना जी, यह शामिल करता है क्या चीज, नेचर डॉक्यूमेंट्रीज, प्रकृति के आधार पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज, छोटी फिल्में इंक्लूड करती है। थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन है, किस चीज को शामिल करता है, इंक्लूडिंग ब्लू प्लैनेट एंड प्लैनेट अर्थ। कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। दूसरा सवाल फंस गया भाई, है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं तेरा सिस्टम हैंग कर दूंगा भाई, चिंता नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन 38 पर आ जाओ। The baby's faces are expressionless and their pupils aren't visible, which gives appearance of lifelessness and dreadfulness। अब भाई प्यूपिल्स का मतलब हमें समझ में आता है जो उनकी आंखों की पुतली है, जो बच्चों की आंखों की पुतली है, तो वो क्या है, आरंट विजिबल, दिखती नहीं है, इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यह लाइफलेस है। लाइफलेस का मतलब जिसमें जीवन नहीं है, ड्रेडफुलनेस है। तो यहां पर द बेबीज फेसेस आर, ठीक है। अब एक ही बच्चे के फेस कितने होंगे भाई, बताओ, एक ही बच्चे के जो फेसेस हैं वो कितने होंगे सर, एक ही बच्चे के फेसेस अलग नहीं होंगे, एक बच्चे का एक ही फेस है, तो हमें प्लूरल बनाकर चलनी है ना बातचीत। तो बेबी को हमें ही यहाँ पर, बेबी को बेस पसंद है ना, बेबीज फेसेस, बेबीज का चेहरा एक्सप्रेशनलेस होता है, और देयर, यहाँ पर देयर भी चेहरों के लिए, असलियत में तो सब्जेक्ट बेटा यही है, आर इसके लिए यूज हुआ है, देर इसके लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। आगे समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ठीक जा रहा है, शाबाश, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ विच के साथ गिव्स लिखा है, ये क्या ठीक है, विच के साथ गिव्स लिखा है, क्या ये ठीक है, जरा सोचकर मुझे बताओ। तो बेटा अगर यहाँ इस गिव्स को हम ध्यान से देखने का काम करते हैं, तो ये जो गिव्स हमारे सामने लिखा है, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को रिलेट करने के लिए दिखा हुआ है। अब चाहे ये सिंगुलर लिखा हो प्लूरल लिखा, लेकिन पूरे क्लॉज को हम सिंगुलर मानकर यहाँ पर इसके लिए तो हम गिव्स का ही प्रयोग सही मानेंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है जी, करेक्ट है बेटा। चलिए भाई अगले सवाल पर काम करते हैं, क्वेश्चन 38। Two border guards patrolling the nearby frontier with Georgia have also been reported missing from Friday night। From Friday night, क्या यहाँ फ्रोम का सही तरह यूज किया गया है? आप कहेंगे सर फ्रोम का तो यूज हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कही गई है, तो फ्रोम को हटाकर हम लिखने की कोशिश करेंगे सिंस। इसकी वजह मुझे आप बताएंगे मेरे बच्चों, पिछली क्लास में भी मैंने एमटीएस की ही पिछली क्लास में सिंस का अर्थ भी मैंने बताया है, फ्रोम का अर्थ भी मैंने बताया है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारे सामने ये सवाल एक और हमने देखा है, तो हम लोगों के सामने यहाँ हो गई बातचीत, क्या ठीक, सेंस, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इनसे आगे और भी आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लासेस आने वाली हैं, लॉन्ग क्लासेस भी, वन शॉट क्लासेस भी और मैराथन भी, लगातार क्लासेस अब आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 40 पर आ जाते हैं हम। इन प्रैक्टिस राउंड्स माई कैडी ग्रेग एंड मी वर्क्स ऑन माई शॉर्ट गेम विद अ बेसबॉल ग्लव। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है, खूबसूरत कंफ्यूजन दी हुई है, ध्यान से समझो बेटा। ये प्रेपोजिशन
प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। माई कैडी ये इसका नाम है। कुल मिलाकर ये दोनों एक ही हैं, ठीक है जी, ये दोनों एक ही हैं। माई कैडी ग्रेग, यानी कि एक तो इंसान ग्रेग हो गया, एंड के साथ एक इंसान ये हो गया, इस लिखी हुई वर्ब का ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह आई होना चाहिए। वर्क्स को हटाकर प्लूरल की वजह से हम वर्क कर देंगे ऑन माई शॉर्ट गेम विद, ठीक है ना जी। और अगर एक से ज्यादा हो जाते हैं तो आई की वजह से ही हम माई को हटाकर आर कर देंगे, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो खैर उसको तो हम माई भी छोड़ सकते हैं, वो इतना बड़ा इशू है नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया, हमें यहाँ पर पहले इस मी को हटाकर आई, वर्क्स को हम लोगों को प्लूरल के अनुसार लिखना होगा। इस माई को हम चाहें तो आर में कन्वर्ट कर भी सकते हैं, ठीक है ना जी। तो एरर कहाँ है नटखट, एरर है हमारे सामने ए फॉर एप्पल में, ठीक है बच्चों, करेक्ट हो गया भाई। एरर कहाँ हो गया बेटा, ए फॉर एप्पल में। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाइए मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाएंगे, क्या कहता है, नन ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम रोहन एंड शिल्पा। ध्यान से समझेंगे, अपार्ट फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नन सब्जेक्ट है। हैड हर्ड मोहन टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस दैट नाइट, ठीक है भाई। थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने बेर इन्फिनेटिव की एक लिस्ट बनाई थी, थोड़ी देर पहले एक बेर इन्फिनेटिव की लिस्ट बनाई थी मैंने, शायद आपने देखी होगी। इसी बेर इन्फिनेटिव की लिस्ट में हियर को भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना, हियर को भी लिख लीजिएगा। तो हियर को लिख लोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। अब बेटा एक बार क्वेश्चन को पहले आप पढ़ना, मैं हो जाता हूँ कोपचे में, पहले एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ के देखना, ठीक है, फाइन, पढ़ लिया बेटा। चलो अब मैं आपको समझाता हूं। अब यहां पर हेड के साथ क्या लिखा है, हर्ड। ये हर्ड हमारे सामने मेन वर्ब है, इसके बाद आने वाली ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या बेर इन्फिनेटिव बिल्कुल कायदे से सही काम कर रही है। अबाउट व्हाट हैपेंस, सर बात पास्ट में चल रही है तो पास्ट के सीक्वेंस के लिए हैपेंस नहीं, हमें हैपेंड यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बात ये समझनी इसलिए जरूरी है दोस्तों, कहीं कहीं हम लोग जानबूझकर ऐसी गलती ना कर बैठे, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाए। ही स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, उसने बहुत सारा समय व्यर्थ किया, राइटिंग ऑन हिज लीगल पैड एंड एग्रेसिव अंडरलाइनिंग वट एवर ही वॉज राइटिंग। एग्रेसिव अंडरलाइन कर रहा था जो भी वो लिख रहा था। तो सर जब बात लिखने की कही जा रही है तो एग्रेसिव एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब बना दो। एक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, आप कहेंगे सर एक्शन के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, तो एग्रेसिव नहीं, एडवर्ब के लिए एग्रेसिवली हम लोगों को चाहिए। बहुत अच्छा काम हुआ। रेजिंग टेम्परेचर इज इन द स्प्रिंग टाइम सिग्नल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कम अलाइव, ठीक है। ये सवाल दोस्तों आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं। एक वर्ब है राइज और इसी के साथ लड़ाई करने के लिए एक वर्ब आई रीज। आप इन दोनों का फर्क मुझे बताएं, आप इन दोनों का फर्क मुझे बताएं और इसी के आधार पर मुझे बताएं क्या यहां पर रेजिंग सही है या रेजिंग की जगह राइजिंग सही है। आप लोगों को करना क्या है, दोनों वर्ब्स का फर्क बताना है और दोनों वर्ब के फर्क के आधार पर इसमें रेजिंग ही सही है या राइजिंग होना चाहिए, इसका कारण कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा लगेगा मुझे, मेहनत आप करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए भाई, हैव यू एवर गोन इनटू अ हाई स्ट्रीट शॉप वियरिंग अ पेयर ऑफ साइक्लिंग शॉर्ट्स। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से समझेंगे, ये क्या लिखा है, हैव यू एवर, क्या कभी आप, क्या कभी आप गए हैं। गोन इनटू, गोन इनटू का मतलब क्या हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा अंदर, किसके अंदर, अ हाई स्ट्रीट शॉप के अंदर गए हैं, पहने हुए क्या, अ पेयर ऑफ साइक्लिंग शॉर्ट्स, ठीक है ना। यानी कि क्या, जैसे आप लोग दिल्ली में कभी भी आओ तो आप लोगों को एक पालिका बाजार नाम की जगह मिलती है कॉनॉट प्लेस में, ठीक है। अब पालिका बाजार कॉनॉट प्लेस में पड़ता है भाई, ठीक है ना। और ये अपने आप में एक बहुत बड़े पार्क के नीचे अंडरग्राउंड मार्केट बनी हुई है, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूंगा, ही वेंट इनटू, ठीक है ना जी, डिस्प्लेसमेंट बताने का काम करेंगे, ठीक है जी। तो अगर किसी दुकान जो बहुत बड़ी है, गहरी है, मॉल है, उसमें इनटू का यूज अपनी जगह सही है। कुल मिलाकर कोई भी दिक्कत नहीं है, लो भाई कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते चलेंगे, मोहब्बत के साथ क्वेश्चंस बनाते चलेंगे। चलो बेटा, द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, सर प्रेशर नाउन है, ये नाउन मॉडिफायर है, से पहले आई, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव है।
लेक्चर की शुरुआत में बताया था, नाउन से पहले थर्ड फॉर्म आके वो एडजेक्टिव का काम करती है, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं ग्रामेटिकली। द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन, लेसन का मतलब होता है कम कर सकता है क्या चीज, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या ठीक हमें करना होगा बताइए। आप यहां कहेंगे सर यहां पर जो लिखा हुआ ना, लेसन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड 4 को हटाकर गुरुदेव हम यहां लिखने की कोशिश करेंगे 2। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो भी ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में है, जो भी ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में है उसको क्या कर रहा है, लेस कर देने का। लेस तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है जी, है ना। आपने en लगाकर इसे बना दिया वर्ब, ठीक है ना जी। अब ये घटकर कहां आ सकता है, घटकर कहां आ सकता है, करीब 25% कम पर आ सकता है। तो दोस्तों हम टू लगाकर हमेशा बताने की कोशिश करते हैं क्या चीज, डेस्टिनेशन। क्या बताने का काम करते हैं, डेस्टिनेशन। कोई चीज फ्रॉम दिस टू दिस लेवल, कोई भी चीज पहले इस लेवल पर थी, इस लेवल पर आकर रुक गई। सेंसेक्स फेल फ्रॉम दिस इंडेक्स टू दिस, ठीक है ना। अगर मैं इसी को उलट दूं कि पहले सेंसेक्स हमारे सामने इंडेक्स इतना था, अब कहां पहुंच गया, तो 2। डेस्टिनेशन अंतिम बिंदु को बताने का काम करता है। तो लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड 2, किस पर, 25%। करेक्ट है। अच्छा सवाल है, अच्छा फंसाने वाला सवाल है ये हमारे सामने। तो हटाओ ना यार, काहे परेशान कर रहा है, सवाल ही तो है। आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेल, एक्सेल का मतलब जो बहुत मेहनत करते हैं, और इसी एक्सेल से एक्सीलेंट बना है। आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेल इन ऑनलाइन कोर्सेज टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द कन्वीनियंस। जो उन्हें सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं उनका क्या है, बहुत ज्यादा फायदा उठाते हुए मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये कहोगे सर यहां पर हम लोगों को ना एक्सेल लिखा हुआ तो जच रहा है, आई हैव वॉच, वॉच के बाद बेर इन्फिनिटिव आना चाहिए, तो एक्सेल अपने आप में बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स है ना, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को क्या करते हुए, फायदा उठाते हुए। यानी कि ये जो एक्शन है ना, ये एक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तभी फायदा उठाया जा सकता है। कॉन्टिन्यूस एक्शन को बताने के लिए हम लोगों को एक्सेल की जरूरत नहीं है, हमें इसे बेयर इन्फिनिटिव की जगह कॉन्टिन्यूस में लेकर जाना होगा, और एक्सेल की जगह हम लिखेंगे क्या चीज, एक्सेलिंग। ठीक है ना जी, एक्सेल की जगह हमें लिखना होगा एक्सेलिंग। मैं अगर आपके सामने कहता हूं आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, ठीक है ना, जब वह रोड क्रॉस कर रहा था मैंने उसके रोड क्रॉस करने के तरीके को उसको देखा, ठीक है ना। फाइन, तो ये बेर इन्फिनिटिव आना चाहिए, लेकिन कॉन्टिन्यूस स्टेट को, कॉन्टिन्यूस एक्शन को बताने के लिए हम लोग इसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। ये वर्ब एडवांस में अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है बच्चों। आई इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड बट द वुमन वाज रिलक्टेंट टू हैव देयर पिक्चर्स टेक। साहब ध्यान से समझिएगा, हैज, हैव, हैड, ये तीन ऐसे हमारे सामने वर्ब्स हैं मेरे बच्चों, ये तीन हमारे सामने ऐसी वर्ब्स हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। या तो इनके बाद सीधी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बना दो परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, ठीक है जी, या फिर इनके बाद कोई अन्य डूअर लगा दो, V1 लगा दो, ये बन जाती है अपने आप में कॉजेटिव वर्ब, ठीक है ना, ये अपने आप में बन जाती है कॉजेटिव वर्ब, ठीक है जी। या फिर इनके बाद अगर नॉन डूअर यानी कि जो ये काम नहीं करते, तो हम इनके बाद लगा देते हैं थर्ड फॉर्म, और ये कॉजेटिव वर्ब का बन जाता है पैसिव, ठीक है ना जी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। आई इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग बोथ मदर एंड द चाइल्ड, शुरुआत में मैंने सोचा माँ और बेटे को एक साथ हम शामिल कर लेंगे। फिर हमारे सामने क्या लिखा है, क्या चीज, थॉट ऑफ का मतलब विचार, किसी चीज के बारे में विचार बनाना, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। बट द वुमेन वॉज रिलेक्टेंट, वुमेन क्या थी, रिलेक्टेंट थी। टू हैव के बाद क्या आ गया, देयर पिक्चर, पिक्चर क्या है, नॉन डूअर, नॉन डूअर हम कहते हैं जो काम नहीं करता, कायदे से नॉन डूअर को ही हम ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट पहले
आ गया तो पैसिव वॉइस होना चाहिए। इसी वजह से हम लोगों ने बी फॉर बॉम्बे में टेक की जगह क्या कर दिया, टेकन। ये सारा खेला वर्ब एडवांस नाम का एक बहुत ही प्यारा गहराई से समझने पढ़ने वाला टॉपिक है, उसमें इसके बारे में आपको डिटेल बताई जाती है। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। His successful as a lawyer grew so fast that he soon had enough money to buy a house। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, अगर मैं आपके सामने लिख दूं माई, मैं लिख दूं आर, मैं अगर लिख दूं आपके सामने योर, हिज, हर, इट्स, देयर, अगर इनमें से किसी का भी मैं जिक्र आपके सामने कर दूं तो इनके बाद हम लोगों को नाउन ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, साधारण भाषा में पजेसिव एडजेक्टिव हम इन्हें कह देते हैं। तो नन्हे मुन्ने भाई शिकारियों, एज अ लॉयर, हटाओ इसको, यहां सक्सेसफुल हिज के साथ लिखा है, हिज के साथ लिखा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई सर। हमें इसके साथ क्या चीज चाहिए, सिर्फ एक नाउन। ठीक है ना, किसी भी लिखे हुए नाउन के साथ मेरे प्यारे दोस्तों एफ यू एल जब हम जोड़ते हैं तो ये दोनों जुड़कर बन जाते हैं अपने आप में एडजेक्टिव। क्या आप ऐसे कोई भी 5 शब्द बनाकर दिखा सकते हैं? मैंने आपके सामने एक उदाहरण बना दिया, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई, कर गई, कर गई, तो ब्यूटी के साथ एफ जोड़कर ब्यूटीफुल बना दिया। जरा 5 शब्द बना के दिखा दीजिएगा। इधर से हमारा आंसर भी तैयार हो गया है। खड़च, बात खत्म। अरे भाई साहब, आंसर खत्म, बात खत्म, फालतू नहीं सोचने का बिड़ू। अदर साउथ अफ्रीकन सिटीज ओनली हैड वन वेन्यू फॉर स्टेजिंग एग्जीबिशंस और इंटरनेशनल इवेंट्स एट हाईली स्टैंडर्ड। क्या कहेंगे, हाईली स्टैंडर्ड? आप कहेंगे साहब हाई अपने आप में एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। ठीक है ना जी, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। अगर हाईली की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब है जो किसी अन्य एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करता है। अगर हम ध्यान से समझें, अरे ये जो प्रेपोजिशन है ये उनका है काम, नाउन का जो बस लेते हुए नाम, नाउन से पहले तुम एडवर्ब क्यों लगाओगे, छोड़ो भी जाने दो या हम ना करेंगे बकवास। सेट हो गया भाई, तो बी फॉर बॉम्बे सेट हो गया हमारे सामने। अगला सवाल आता है भाई, नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लग हु met his fate thanks to David's sling shot। क्या हम कहेंगे? देखो, सवाल में हिंदी निकालना बाद में, पहले कॉन्सेप्ट पर आ जाओ भाई साहब। सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये तो एक एडवर्ब है, ये सब्जेक्ट है नहीं, ये सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट बनाओ इसको, तो इट के साथ हम लोग क्या लिख देंगे? इसका मतलब क्या हो गया, या तो इट इज या इट वॉज। आगे ये रेफर के साथ आईएनजी जो लिखा हुआ है ये इसे बना देता है क्या चीज, कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो बाबूजी यहां पर लिखा है हु मेट, पास्ट की बात कही जा रही है, तो इट के साथ वॉज आईएनजी, तो बस, तो बात खत्म। हमें तो इतना पता है कि इतना सा कह देने से भी हमारा मामला सेट हो गया भाई साहब। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है आप लोगों की कहानी, यहीं तक। अच्छे से इसको पढ़कर आइएगा, मेहनत करके आइएगा। हियर इज द आंसर की लेडीज एंड लेडर्स। ठीक है जी, हियर वी हैव द आंसर की। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़कर आइएगा, मस्ती के साथ देख रहिएगा। ये पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर। और एक छोटी सी गुरु दक्षिणा आप सभी से मैं मांगता हूं मेरे बच्चों, आप सभी बच्चों का सबसे पहली जिम्मेदारी यही बनती है, जो आपको होमवर्क मैं देता हूं कमेंट सेक्शन में वो आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते आप पर। मैं आपको आज बता देता हूं, जो भी बच्चा कमेंट करके आंसर देता है ना, उसके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि यार ये बच्चा मेहनत कर रहा है, भगवान इसको जरूर सफल बनाना। दूसरी चीज, जो भी बच्चा अपने टीचर के लिए गाली गलौच लिखता है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि वो पा तो कुछ नहीं रहा लेकिन खो सब कुछ देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो इधर उधर से भटके हुए होते हैं, अब उनको अगर एक अच्छा और सच्चा गुरु देखने को मिल जाए तो बेचारे
घबरा के गाली दे देते हैं, तो उससे भी हमें कोई एतराज़ नहीं। आप लोग सच्चे मन से मेहनत करें, सफल हो जाएं, इन क्लासेस का सिर्फ यही आप लोगों के लिए एक आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरे बच्चों अगली क्लास में। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।